सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज के सेशन में हम सीरीज पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं। जो डीसी जनरेटर के जो पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चन रह गए थे हमारे, तो उनको हम कवर करेंगे। तो बने रहिए हमारी वीडियो में लगातार। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करने ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो सभी से सबसे पहले पहुंच सके। तो सभी बच्चे हमारे लाइव सेशन में जुड़ जाएं। सभी को प्यार भरा राम राम। सभी को राम 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 नमस्ते। तो हम टाइम ना गवाते हुए हम आते हैं स्क्रीन की डिस्प्ले पर। तो हमारा प्रश्न पहला निकल के आता है 26वां इसमें। तो जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर जुड़ा हुआ है? ऐसा कौन सा जनरेटर है और जिसका आर्मेचर है हमारा, जिससे कि आर्मेचर है तो इसके सामने समांतर में जुड़ा है। तो समांतर में क्या जुड़ा होता है? शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, यौगिक जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर, सेल्फ इंडक्टिव जनरेटर, स्वयं उत्तेजित जनरेटर। तो स्क्रीन पे चारों ऑप्शन दे रखे हैं, आपको कोई एक कमेंट करके बताना है। तो मैं देख पा रहा हूं यहां पर कमेंट में क्या कर रहे हैं बच्चे। तो कोई कह रहा है कि सर सी, कोई कह रहा है डी। बेटा सही से आंसर बताओ। बेटा डी नहीं हो सकता इसमें, सर सी भी नहीं हो सकता। अब इन दोनों में से बताना है, संट और सेंडी में तो कौन सा हो सकता है? बेटा क्या कह रहा है? आर्मेचर के समांतर में जुड़ा हुआ है। अब जी आपका आर्मेचर है तो इसके समांतर में जुड़ा हुआ हो, कौन सा जुड़ा होगा वो तो देखो बेटा। आप सही से पढ़ते नहीं है पूरा बेटा। तो कौन सा रहने वाला है? आंसर ए। वेरी गुड, राइट आंसर ए। सबका राइट आंसर ए रहने वाला है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है? भाई जो पोल शू होती है हमारा, उसका उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है एयर गैप को कम करें, दूसरा ऑप्शन है क्षेत्र की ताकत बढ़ाएं, तीसरा ऑप्शन है चुंबकीय हानि को कम करें और चौथा ऑप्शन है एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाएं। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। कोई एक आंसर रहने वाला है। सभी छात्र बढ़िया से थोड़ा प्रश्न को समझें और आंसर दें, ठीक है ना। पोल शू कहाँ पर होता है जनरेटर के अंदर, और पोल शू और आर्मेचर के अंदर दोनों में बीच में क्या पैदा होता है और क्या होता है, तो वो थोड़ा सा समझें। जो बच्चे मैंने बोल दिया तो कुछ बच्चे समझ भी गए होंगे, तो कुछ बच्चे बता रहे हैं 2-4 लगातार के सर आंसर डी रहने वाला है। तो कौन सा आंसर करें? ए? नहीं बेटा, ए या डी? ए करते हैं, डी करें? डी, तो चलो डी कर दिया। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है बेटा? डी। क्योंकि जो एयर गैप होता है हमारा, देखो एयर गैप तो यहां पर भी होता है, पर एयर गैप को कम करें, ये कम नहीं होता, वो तो स्थायी रूप से पहले से स्थापित होता है। इसके अंदर कितना रहेगा, कम नहीं कर सकते आप। तो एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाएं। जो हमारा एयर गैप होता है उसमें समान रूप से क्या होता है? फ्लक्स फैलता है, ठीक है ना। जब रोटेटर होता है, घूमना चालू होता है, तो फ्लक्स भी उत्पन्न होना चालू हो जाता है। तो इस प्रकार से इसमें राइट आंसर रहने वाला है डी। वेरी गुड आंसर, बहुत ही बढ़िया बेटा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। पहला प्रश्न 28वां प्रश्न आता है कि डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है? तो पहला ऑप्शन है नियंत्रण वोल्टेज बनाए रखना, ये भी सही आंसर है। और दूसरा है धारा को एक दिशा में एक वितरण करना, ये भी बहुत ही बढ़िया आंसर है। ब्रश पर वोल्टेज ड्रॉप को कम करता है, ये भी ठीक है। तो स्टेट की तुलना में टर्मिनल वोल्टेज बढ़ाता है, ये भी ठीक है। अब चारों ऑप्शन ठीक है, इसमें राइट आंसर कौन सा है वो आपको देखना है, ठीक है ना। तो स्क्रीन पे दिए हुए चार ऑप्शन में तो एक आंसर होने वाला है, तो कमेंट करके बताएं बेटा कि राइट आंसर कौन सा होने वाला। मैं देख पा रहा हूं प्रियंका, प्रांशु, हिमांशु, दीपक,
तो बच्चे बता रहे हैं सर आंसर बी। तो क्या सभी बच्चे आंसर बी कर दें? कमेंट में यस लिखें, राइट आंसर बी के लिए कमेंट में यस लिखें। 5 बच्चों को यस आ जाएगा तो मैं आंसर बी कर दूंगा, नहीं आया तो नहीं करूंगा। हाँ 3 4 5 आ गया, तो राइट आंसर क्या रहने वाला है? बी। कर दिया ना, कर दिया ना, आपके क्या अनुसार कर दिया कि धारा को एक दिशा में एकत्रित करता है। और क्या करता है भाई? डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का कार्य। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको पता ही है क्या होता है भाई, कार्बन और ग्रेफाइट। राइट आंसर बी, बताने की जरूरत नहीं, सभी ने पहले से ही बोल दिया आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा हमारा, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे बेटा, पढ़ेंगे आंसर देंगे, क्या रहने वाला है। फोन आ रहा है बेटा, मैं बात करूंगा। तो प्रश्न है हमारा, क्यों डीसी जनरेटर अपने अपशिष्ट चुंबक तब खो देते हैं? तो पहला ऑप्शन है भार में भारी शॉर्ट सर्किट, और दूसरा ऑप्शन है बिना लोड के लगातार चलाना, तीसरा ऑप्शन है बिना रुके लगातार चलाना, और चौथा ऑप्शन रहने वाला है रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती है। स्क्रीन पे चारों ऑप्शन आपको दे रखे हैं, राइट आंसर आपको बताना है कौन सा रहने वाला है। तो जल्दी से बेटा कमेंट करके बताएंगे राइट आंसर कौन सा है। जल्दी से कोई कह रहा है सर सी, बी, तो बेटा कमेंट करके बताएंगे, जब ही पता पड़ेगा क्या रहने वाला राइट आंसर। कोई बता रहा है डी, बिना लोड के लगातार चलना, डी बी, डी बी। बताओ बेटा दोनों में से कौन सा आंसर करना है, डी करना है कि बी करना है? बताओ फटाफट से बेटा। आंसर 30 में क्वेश्चन है, तो बोल रहे हैं बेटा 5 बच्चे कमेंट करेंगे यस यस, और डी वाले ऑप्शन को मैं राइट कर दूंगा। अगर 6 बच्चे बी बी करेंगे, बी वाला ऑप्शन में राइट कर दूंगा। तो फटाफट से करो डी एस, मैं देखता हूं कौन कौन कर रहा है। तो डी एस आ रहा है, तो भाई बी को तो भूल ही गए, तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा? डी। बी हमारा गलत, राइट आंसर क्या है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 31वां क्वेश्चन है, एक जनरेटर में योग और द्रव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है? भाई योग और द्रव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन भाई, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन होने वाला है। क्षेत्र कुंडली पहला ऑप्शन, दूसरा है आर्मेचर कोर, तीसरा है पलटित पोल कोर, चौथा है आर्मेचर में बाइंडिंग। चारों ऑप्शन दे रखे हैं कंडक्ट, तो चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर रहने वाला है? कमेंट करके बताएंगे सभी बच्चे, जल्दी से जल्दी कमेंट करें बेटा। 31वां क्वेश्चन रहने वाला है, आंसर बी बी वी वी।
सभी बच्चे बी भी बता रहे हैं, तो राइट आंसर बी कर दें क्या? कर दें, चलो ठीक है, कर दिया। राइट आंसर बी। हमारी जो आर्मेचर कोर होती है, जैसे आपको बता दूं मैं, आर्मेचर कोर होती कहां पर है? अब स्टेटर पे हमारी जो फ्रेम होता है, हमारा स्टेट वहां पर लगा होता है फ्रेम में, ठीक है ना, और रोटर होता है क्या पर अंदर। जब रोटर होता है, रोटर पे क्या होता है? आर्मेचर होता है। तो आर्मेचर कोर होती है और स्टेटर होता है बॉडी पर। तो दोनों को द्रव और योग के मध्य को मिलाने वाला कौन सा भाग होता है? आर्मेचर कोर होता है। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि राइट आंसर आर्मेचर कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखेंगे 32वां क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाती है भाई? लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाती है? बहुत ही बढ़िया, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, रहने वाला है, परीक्षा में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। जो आईटीआई बच्चे परीक्षा देते हैं, तो इसमें राइट आंसर कौन सा होने वाला है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए रखे हैं, तो जल्दी से बेटा कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा आंसर रहने वाला है। आर्मेचर प्रक्रिया प्रभाव के कारण, आर्मेचर प्रतिरोध में वृद्धि के कारण, ब्रश वोल्टेज की वजह से गिरावट कम हो जाती है, लास्ट ऑप्शन है शंट फील्ड प्रेरक तत्व में वृद्धि के कारण। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, राइट आंसर कौन सा रहने वाला है? तो जल्दी से बचाएंगे बेटा, बताओ फटाफट से। ए, सभी बच्चे ए बता रहे हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ए हमारा। आर्मेचर प्रक्रिया प्रभाव के कारण, जो आर्मेचर प्रक्रिया होती है उसके कारण क्या होता है भाई? वोल्टेज कम हो जाती है, क्योंकि लोड डालने पर, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 33वां क्वेश्चन होता है कि लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का प्रयोग किया जाता है? लंबी दूरी के लिए अगर लाइन ले जा रहे हैं अपन, लाइट विद्युत को एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचा रहे हैं, तो लंबी दूरी के लिए ऐसा कौन सा जनरेटर करेंगे उपयोग जो लंबी दूरी के लिए वितरण लाइनों में किया जाता है? तो पहला आता है संठ, दूसरा श्रेणी, तीसरा विद्युत और चौथा संचयक। तो 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दे रखे हैं, राइट आंसर आपको बताना है कौन सा रहने वाला है। तो जल्दी से बेटा बताएं कमेंट करके कौन सा रहने वाला है। 33वां क्वेश्चन रहे हैं आपका, बेटा कमेंट करके बताएं बेटा। डी डी डी, सभी बच्चे डी डी बता रहे हैं यार, आप तो बहुत होशियार हो, आप पहले से ही कमाल कर दिया आपने। प्रांशु, दीपक, सभी डी डी बता रहे हैं, वाह क्या बात है। तो 33वां क्वेश्चन है हमारा, तो राइट आंसर कौन सा रहेगा हमारा? डी। बहुत ही बढ़िया बेटा, ऐसे फास्ट बताया करो, इसे टाइम ना लगा करे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चौंतीसवां प्रश्न है आपका, डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है भाई साहब, बड़े ध्यान से सुना कि इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है ब्रश को बार बार बदलना, पहला ऑप्शन। दूसरा है भाई समय समय पर मशीन को गर्म करना। तीसरा ऑप्शन है नियमित रूप से कम्यूटेटर सेगमेंट की सफाई करना। और चौथा ऑप्शन है रखरखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना। तो भाई स्क्रीन पे दिए हुए 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन रहने वाला है, जल्दी से कमेंट करके बताएं कौन सा रहने वाला है। प्रश्न नंबर 34वां, तो बेटा सभी डी डी बता रहे हैं कि सर डी रहने वाला है, सर डी 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 डी। तो बेटा राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? डी। ये कह रहा रखरखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पैंतीसवां प्रश्न, बेटा पहले ही आंसर मत दिया करो, देख लेते हैं उसी आंसर को टिप देते हैं सब बच्चे। तो हम पढ़ेंगे अपशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम में आता है। तो पहला ऑप्शन आता है शंट जनरेटर, दूसरा है सेंडी जनरेटर, तीसरा है योग्य जनरेटर, चौथा है अलग से उत्तेजित जनरेटर। तो हम देखेंगे बेटा 35वें क्वेश्चन में चारों स्क्रीन पर आप ऑप्शन दे रखे हैं, राइट आंसर बताएंगे, जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा 35 में कौन सा आंसर रहने वाला है। तो सभी बच्चे बता रहे हैं यहाँ पर डी आंसर, डी आंसर।
बेटा पहले से आंसर मत दिया करो, प्रश्न पढ़ा नहीं पहले से आंसर देते, सब बच्चे डी डी बोल देते हैं, फिर मुझे डी करना पड़ता है आंसर। तो राइट आंसर क्या है बेटा? डी आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 36वां प्रश्न, आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? 36वां प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न रहने वाला है। जो आर्क होता है उसके लिए कौन से जनरेटर का प्रयोग किया जाता है? संट का पहला ऑप्शन, दूसरा सैंडी का, तीसरा वैद्युत विभेदक यौगिक जनरेटर, चौथा है संचय यौगिक जनरेटर। तो चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन रहने वाला है, जल्दी से बताएं कमेंट करके। तो सभी बच्चे बता रहे हैं यहाँ पर, क्या बता रहे हैं मैं देखता हूँ एक बार। आंसर सी 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 सी। बेटा आप तो बहुत होशियार हैं, पढ़े लिखे हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। वेरी गुड, राइट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं। 37वां प्रश्न, डीसी जनरेटर में तरंग बाइंडिंग की विशेषता क्या है भाई? जो डीसी जनरेटर होता है हमारा, इसमें तरंग बाइंडिंग की क्या विशेषता है भाई? बताओ। चार ऑप्शन दे रखे हैं आपके स्क्रीन पे। कम धारा कम वोल्टेज पहला ऑप्शन, दूसरा है उच्च धारा कम वोल्टेज, तीसरा है कम धारा उच्च वोल्टेज, चौथा है उच्च धारा उच्च वोल्टेज। चार ऑप्शन आपके दे रखे हैं। तो राइट आंसर बताओ 37 में का क्या रहने वाला है? सी सी सी। बेटा सभी बच्चे सी सी बताते हैं, सी सी आ रहा है सभी का, बच्चे पहले ही सी लिख देते हैं उसमें। तो राइट आंसर होने वाला है सी। करना पड़ता है सी आंसर में, क्या करें, बच्चे इतने होशियार हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो 38वां प्रश्न आता है हमारा कि डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है? ये प्रतिरोध का तार है भाई, इसका उद्देश्य क्या है? तो पहला ऑप्शन है कि नियत वोल्टेज बनाए रखना। दिखाई दे रहा है या बड़ा करूं इसको? नहीं दिखाई दे रहा, बड़ा करता हूं थोड़ा सा। अब तो दिखाई दे रहा है ना? ठीक। तो नियत वोल्टेज बनाए रखना पहला ऑप्शन। दूसरा है शून्य स्थितिक रूप से प्रेरित ईएमएफ, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आता है स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ बढ़ाना। और चौथा ऑप्शन आता है कि धारा दिशा का आसानी से पलटना। चारों ऑप्शन दे रखे हैं और कौन सा है आपको किस प्रकार से आंसर रहने वाला है? तो कमेंट करके जल्दी से बताएं बेटा। आंसर ए, आंसर डी, आंसर डी डी। वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया। आंसर डी रहने वाला है इसमें। राइट आंसर क्या है? डी, धारा दिशा का आसानी से पलटना। इसमें क्या होता है भाई, अपन जब प्रतिरोध लगाते हैं तो धारा की दिशा को बदल भी सकती हैं, कम बढ़ कर सकती हैं, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे चलती हैं। प्रश्न है 39वां कि डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उद्देश्य क्यों किया जाता है? डीसी जनरेटर जो बनता है उसके अंदर पोल शू होता है, उसको ठोस क्यों बनाया जाता है? लेमिनेट पत्तियों से जो इंसुलेट पत्ती होती है उसको ठोस क्यों बनाया जाता है? क्या कारण रहने वाला है? तो इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन रहने वाला है। तो चारों ऑप्शन आपके दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है ताम्र हानि को कम करने के लिए, दूसरा है अवशिष्ट चुंबकत्व को बढ़ाने के लिए, तीसरा है अवशिष्ट चुंबकत्व को कम करने के लिए, चौथा ऑप्शन है चुंबकीय पथ के रिएक्टेशन को कम करने के लिए, रिलेक्टेशन को कम करने के लिए। तो राइट आंसर कौन सा होने वाला है बेटा? कमेंट करके बताएंगे 39वें क्वेश्चन में। तो कुछ बच्चे बता रहे सर डी, आंसर डी। मतलब एक ने डी कहा है तो सभी की डी डी लाइन बन जाती है भाई। तो कर देते हैं भाई राइट आंसर डी। इसमें क्या है? राइट आंसर डी है हमारा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न 40वां कि बड़ी क्षमता की डीसी जनरेटर योग बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। जो बड़ी मशीन होती है, जनरेटर होते हैं, उन्हें बनाने के लिए किस धातु का उपयोग करते हैं। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके। पहला डलवा लोहा, दूसरा है नरम लोहा, तीसरा है एल्युमिनियम, चौथा है रोल स्टील। तो बेटा ध्यान रखना है, जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं तो इसमें किस प्रकार से रोल स्टील, नरम लोहा, डलवा लोहा प्रयोग किया जाता है, एल्युमिनियम प्रयोग किया जाता है, इनमें ऐसा कौन सा पदार्थ होने वाला है जो बड़ी मशीन को बनाता है। तो बेटा 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दे रखे हैं। तो राइट आंसर बताएंगे बेटा कमेंट में, जल्दी से बताएंगे बेटा। तो बच्चे बता रहे हैं सर डी, आंसर डी। अगर मैं पूछ लूं बेटा आंसर डी सही है इसका, अगर छोटी मशीन के लिए किस लोहे का उपयोग, किस धातु का उपयोग किया जाता है, कमेंट करके हमें बताओगे। ये तो हो गई बड़ी क्षमता वाली डीसी जनरेटर योग किसका बना होता है, रोल स्टील का। अगर पूछ लीजिए कि छोटे जनरेटर जो डीसी होती हैं, छोटी मशीन डीसी जनरेटर होती हैं, वो किस धातु के बने होते हैं, आप कमेंट करके बताओगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41वां। 41वां क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में स्लिपिट रिंग का क्या कार्य है भाई। तो पहला ऑप्शन लगातार आउटपुट की आपूर्ति, दूसरा ऑप्शन है एक दिशा में आउटपुट बनाना, और तीसरा ऑप्शन है विपरीत दिशा में आउटपुट करता है, और चौथा ऑप्शन रहने वाला है प्रत्यावर्ती कंडक्टर से आउटपुट एकत्रित करता है। स्क्रीन पे 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं, कोई एक ऑप्शन रहने वाला है तो कमेंट करके बताएंगे बेटा 41वें क्वेश्चन में क्या आंसर रहने वाला है। तो बेटा कमेंट करके बता रहे हैं बच्चे कि सर आंसर बी रहने वाला है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। ठीक है ना, एक दिशा में आउटपुट बनाना। मात्र एक स्लिपिट रिंग वाला एक ऐसा जनरेटर जो एक ही दिशा में क्या बनाता है, धारा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे कि डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित है। पहला ऑप्शन पल्सेटिंग वोल्टेज, दूसरा ऑप्शन दोलनशील वोल्टेज, तीसरा ऑप्शन है प्रत्यावर्ती वोल्टेज, चौथा ऑप्शन है प्रत्यक्ष धारा वोल्टेज। तो इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन रहने वाला है। तो बेटा जल्दी से बताएंगे क्या रहने वाला है। तो कुछ बच्चे बता रहे हैं सर ए ऑप्शन। ए ऑप्शन तो नहीं रहेगा बेटा। इसमें प्रश्न क्या पूछा देखो, जनरेटर में किस प्रकार वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित करता है। गतिशील से पल्सेटिंग तो हो ही नहीं सकती ना, दोनों तो गलती है, गलत हैं, दोनों गलत हैं। आप इसमें ढूंढो, वो दोनों गलत है। इसमें देखो प्रत्यावर्ती या प्रत्यक्ष। तो क्या बता रहे बेटा, अल्टरनेटर वोल्टेज। तो राइट आंसर सी, वेरी गुड। क्या रहने वाला, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हैं कि एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है। देखो जी चिन्हित है, आपको दिखाई दे रहा है ना जी भाग, इस प्रकार से है। तो इस एक्स के रूप में ये चिन्हित भाग है, किसका क्या दर्शा रहा है। तो पहला ऑप्शन है कुंजी तरीका ठीक करने के लिए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है वायु परिसंचरण बनाने के लिए, तीसरा है इसने उद्देश्य के लिए, चौथा है सांप से आसानी से हटाने के लिए। तो चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दे रखे हैं। राइट आंसर बताना है 43 में कौन सा रहने वाला है। तो कमेंट करके बताएंगे बेटा कौन सा रहने वाला है। तो सभी बच्चे एक ही चीज़ को रट लेती हैं कि सर आंसर ए। तो मुझे भी करना पड़ता है। तो राइट आंसर ए, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। बच्चे कह रहे हैं थोड़ा स्क्रीन को बड़ा करें, तो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। इतना ठीक है, ऊपर लेते हैं इसको। चवालीसवां क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है भाई। अब डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है बताओ बेटा। पहला है एयर गैप में फ्लक्स को बढ़ाने के लिए, दूसरा है
मैग्नेट मैग्नेटाइजिंग करंट को कम करने के लिए। तीसरा है कुंडली फ्लेक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना। और चौथा ऑप्शन है चुंबकीय पथ के रिलेक्टेंस को बढ़ाने के लिए। तो स्क्रीन पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके, राइट आंसर बताओ बेटा कौन सा रहने वाला है 44 मई का। तो कमेंट में क्या बच्चे बता रहे हैं, मैं देखता हूँ। 44 में रहने वाला है आंसर आपका। सभी बच्चे सी बता रहे हैं बेटा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, राइट आंसर सी। तो 45वां क्वेश्चन आता है हमारा, देखेंगे कि बड़ी डीसी जनरेटर मशीन के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। भाई जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं उनके पोल्स बनते हैं, तो उनको बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो बेटा ऑप्शन हमारे 4 दे रखे, नरम लोहा डलवा इस्पात और स्टेनल स्टील। तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन रहने वाला है प्रश्न 45 में। राइट आंसर बताएं कमेंट करके, राइट आंसर क्या रहने वाला है। सही बच्चे बता रहे हैं सी, पता नहीं कहां से पढ़ के आए हैं, डलवा इस्पात स्टील। राइट आंसर सी, वेरी गुड। प्रश्न आता है हमारा 46वां, क्यों पोल कोर स्टॉपिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं। बताओ भाई, राइट आंसर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। घर्षण हानि को कम करें, लॉस को कम करें, हानि को कम करें, भ्रमण धारा हानि को, स्ट्रेच विंडेज। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। राइट आंसर बताओ 46 में क्या रहने वाला है, कमेंट करके बताओ बच्चे। 46 में बेटा सही बच्चे ए बता रहे हैं बेटा, गलत आंसर ए। सी बेटा गलत आंसर है। डी, कौन कौन कह रहा है डी। हाँ राइट आंसर डी रहने वाला है। इसमें राइट आंसर क्या रहेगा, डी। प्रश्न है 47वां, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार की डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है शंट, दूसरा सैंडी जनरेटर, तीसरा विद्युत यौगिक जनरेटर। चौथा ऑप्शन आता है इसमें भाई संचयी यौगिक जनरेटर। तो इन चारों में से कौन सा रहने वाला है, कमेंट करके बताएंगे आंसर प्रश्न 47 में। बी ए। तो बेटा बी तो गलत आंसर है इसमें बेटा, आंसर आएगा पहला ए। राइट आंसर ए, शंट जनरेटर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग बाइंडिंग का उद्देश्य क्या है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन है कठोर कम्यूटेशन कम करता है, दूसरा ऑप्शन है नियत आउटपुट वोल्टेज बनाए रखता है, और तीसरा ऑप्शन है कि विचुम्बकीकरण प्रभाव को बेअसर कर देता है, और चौथा ऑप्शन है कि क्षेत्र कुंडली की उत्तेजन धारा को घटाता है। बहुत ही बढ़िया मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन। 4 आपके ऑप्शन दे रखे हैं, कोई एक आंसर रहने वाला है। तो जल्दी से बेटा कमेंट करके बताएंगे कौन सा रहने वाला है। ऑप्शन ए बी सी डी, चारों में से कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, जल्दी कमेंट करके बताएंगे। बता रहे हैं बच्चे सर ए सी। कोई बात नहीं है। 48वें क्वेश्चन में हमारा जो आंसर रहने वाला है वो सी रहने वाला है, विचुम्बकीकरण प्रभाव को बेअसर करें। ठीक है, आंसर क्या रहने वाला है, सी। अब बढ़ते हैं अब ये कह रहा है, प्रश्न आ गया सॉल्व करने का। सिंप्लेक्स वेव बाउंड आर्मेचर के साथ
4 पोल डीसी जनरेटर में 1020 कंडक्टर हैं और 1500 आरपीएम एन है, गति संचालित है, और फ्लक्स कितना है भाई पोल में 0.07 वेबर है। तो उत्पादित ईएमएफ की गणना कीजिए भाई। अब गणना करनी है भाई उत्पादन में ईएमएफ की गणना कितनी है। प्रश्न को थोड़ा बड़ा कर देता हूं जिससे कि आपको दिखाई दे जाए। ठीक है, कर दिया तो सॉल्व करें बेटा। तो उत्पादन ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या होगा, सूत्र हमारा बनेगा E बराबर फाई जेड एन, सूत्र है हमारा फाई जेड एन पी बट्टे 60 ए। ये तो हमारा सूत्र रहने वाला है। ठीक है, अब देखेंगे इसमें कि फाई का मान कितना रखा है, फ्लेक्स का मान कितना है भाई 0.07। तो यहां लिखेंगे फ्लेक्स का मान 0.0007। ठीक है, अब जेड का मान देखेंगे, जेड का मान कंडक्टर में दे रखा है तो कितना है भाई 1020। अब एन का मान देखेंगे, एन का मान कितना दे रखा है आरपीएम में 1500। एन का मान कितना है 1500। अब पी का पोल की संख्या कितनी रखी है भाई 4, पी की संख्या कितनी है 4। अब ए हमारा ए दे रखा है तो ए में हमारे जो पोलों की संख्या होती है आर्मेचर में, तो सिंप्लेक्स वेव बाइंडिंग में जो बराबर होती है, तो ए की संख्या कितनी है 4 आर्मेचर बाइंडिंग। ठीक है, तो सूत्र पर रखेंगे इसी प्रकार से। तो हम रखेंगे फाई का मान कितना है भाई E बराबर 0.07 इंटू जेड का मान कितना है 1020 इंटू एन का मान कितना है 1500 इंटू पी का मान कितना है भाई 4 बटे 60 इंटू कितना है 4 से 4 कट गई भाई, कट गई ना। अब 15 से काटेंगे इसको, 15 ना 15 15 30 15 वाले 5 को 60, 4 बार ये कट गया, 15 से 1 बार कट गई, ये 100 बार कट गई। ठीक है, ये संख्या कट गई। अब अपन 4 से इसको काटती हैं इस संख्या को, तो 4 से कितनी बार कटेगी ये संख्या 1020। तो 2 से काटें, 4 से काट लें तो 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 2 बार 2 बची, तो 4 पंजे 20 5 बार और 4 पंजे 20 5 बार हो गई ना। तो 2255। तो संख्या कितनी बची हमारी 0.007 इंटू 55 इंटू 100। अगर इसकी सॉल्यूशन करें अपन इसका तो कितना निकल के आएगा। इसका नेक्स्ट पेज पर सॉल्यूशन करें, यहां कर दें ऊपर कर दें। तो हम पहले 2500 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2500 पर 00 बढ़ जाएगी। हम करेंगे 0707 का गुणा। ठीक है, तो हम गुणा करेंगे यहां पर तो 0 0 0 0 आ जाएंगी और 5 से करेंगे अपन 255 इंटू 7 करेंगे तो 7 35 आंसर 3 35 और 3 38 आंसर 38 तो 3 7 दूनी 14 14 3 कितने होते हैं भाई 17 17 हो गए 1785। तो 1785। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई कहीं पर, हाँ यहाँ गड़बड़ हो गई, आपने ध्यान नहीं दिया। मैं दोबारा से कर देता हूँ इसको। यहाँ ये पोल की संख्या है ना, यहां पर 2 रहती है, किसमें वेव बाइंडिंग में 2 रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार से करते हैं। अब 0707 इंटू 1500 इंटू 1020 इंटू 4 60 इंटू 2। ठीक है, अब इस प्रकार से करते हैं
तो 15 से कट गया, 15 से 10 बार कट गया 150, और 1560 4 बार, ठीक है। 4 से 4 जी कट गई, ओके। और 2 से जे क्या बार कट गई, 5 बार कट गई, ठीक है। तो अपन करते हैं 1000 इंटू इसका 55 से, करते हैं कितना 55, 5 से तो 0 5 10 10 और 5 1 5 51 से हो गया। अब भाग देते हैं, इंटू करते हैं 7 का, 0.007, तो 0 और 0 एक 7 1 7 7 35, कितना आ गया 357। राइट आंसर अब आ गया हमारा। तो हमारा राइट आंसर कितना वोल्ट निकल गया 357। हमारी वेव बाइंडिंग में पोलों की संख्या कितनी रहती है, 2 रहती है, ठीक है। और लेव बाइंडिंग में क्या होती है, समांतर पदों की संख्या समान रहती है। तो ठीक है ना, तो कर दी हमने, इससे गुणा भाग कर दिया, तो आंसर कितना आ गया 557 वोल्ट। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50वां कि डीसी जनरेटर में यदि संट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिकारी प्रतिरोध मान से ऊपर है तो क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न रहने वाला है, तो बेटा ध्यान देंगे इस प्रश्न पे। तो पहला ऑप्शन है आपका कि आउटपुट वोल्टेज पल्सेटिंग है, दूसरा है आउटपुट वोल्टेज समान रूप से ऊपर है, तीसरा जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल है, चौथा ऑप्शन है जनरेटर समान रूप से वोल्टेज बनाता है। तो चारों ऑप्शन आपके दे रखे हैं स्क्रीन पे। 50वें क्वेश्चन में क्या आंसर रहने वाला है कमेंट करके जल्दी से बताएंगे, कमेंट में देखूंगा नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर रहने वाला है आपका क्या रहने वाला है भाई, सी। क्यों कि जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि जो जनरेटर में यदि फील्ड संट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिकारी प्रतिरोध मान से ऊपर है तो ही क्या होगा, विफल रहेगा। अगर नीचे रहेगा तो ये बना देगा, इसलिए क्या है राइट आंसर सी है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 51वां, डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या है भाई। बहुत ही बढ़िया प्रश्न रहने वाला है कि आर्मेचर प्रक्रिया का प्रभाव क्या है। आउटपुट वोल्टेज बढ़ाता है, आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है, आउटपुट वोल्टेज संपीड़ित हो रहा है, आउटपुट वोल्टेज शून्य हो जाएगा। चारों ऑप्शन दे रखे हैं स्क्रीन पर। राइट आंसर बताइए फटाफट से, जल्दी से बताइए 51वें क्वेश्चन में। राइट आंसर बी बता रहे हैं बच्चे, तो 51 में हमारा राइट आंसर रहने वाला है बी, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज को कम हो जाती हैं, ठीक है ना। आर्मेचर प्रक्रिया का प्रभाव होता है तो आउटपुट जो वोल्टेज होती हैं वो क्या होती हैं, कम हो जाती हैं। इनपुट वोल्टेज तो आपकी वहीं की वहीं रहती हैं, पर आउटपुट वोल्टेज होती हैं वो क्या होती हैं, कम हो जाती हैं। इसका आपको विशेष करके ध्यान रखना है। 52वां क्वेश्चन देखेंगे बेटा कि बड़े डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रक्रिया के प्रभाव को कैसे बेअसर किया जा सकता है। बहुत ही बढ़िया मोस्ट क्वेश्चन रहने वाला है आपका, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन। बड़े डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रक्रिया के प्रभाव को कैसे बेअसर किया जा सकता है, बेअसर किया जाता है। तो पहला है कंपनसेटिंग बाइंडिंग का उपयोग करके, दूसरा है अतिरिक्त इंटरपोल प्रदान करके, तीसरा है ब्रश संपर्क प्रतिरोध बढ़ाना, और चौथा है बाइंडिंग के साथ प्रतिरोध तारों को जोड़ना।
तो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, कमेंट करके बताएंगे फटाफट से जल्दी बताओ। तो बच्चे बता रहे हैं सर डी आंसर है, आंख बंद करके कर दो, ऐसे बोल रहे हैं आंख बंद करके कर दो डी आंसर। तो बेटा मैं भी आंख बंद कर ली और डी आंसर कर दिया। तो राइट आंसर क्या है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हैं। हाँ थोड़ी सी स्क्रीन चौड़ी कर रहा हूं बेटा, ठीक है ना, तो दिखाई दे रहा है ना। हाँ, डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर इसमें लंबे समय तक बंद रखा जाए। हमारा जो डीसी में जो जनरेटर है क्या प्रभाव होगा, इसको लंबे समय तक क्या करते हैं, उसको बंद करते हैं, चला ही नहीं, बंद करके रखते हैं। तो पहला ऑप्शन आता है फील्ड कॉइल प्रतिरोध बढ़ जाता है, दूसरा है आर्मेचर प्रक्रिया बढ़ जाता है, तीसरा प्रक्रिया बढ़ना आर्मेचर, चौथा है अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देता है। तो 53 आंसर में क्या रहने वाला है, कमेंट करके बताएंगे सभी बच्चे। बावनवें प्रश्न में बेटा क्या बता रहे हैं आप, 52वें प्रश्न में कंपनसेटिंग बाइंडिंग का उपयोग करके ए आंसर रहने वाला बेटा। किसने बताया था कमेंट करके कि डी आंसर रहने वाला है। डी आंसर बेटा गलत है, ठीक है, उसमें ए आंसर रहेगा बेटा। तो 53वें क्वेश्चन में क्या आंसर रहने वाला है बताओ बेटा। फील्ड कॉइल प्रतिरोध बढ़ जाता है, आर्मेचर प्रतिरोध बढ़ता है, आर्मेचर प्रतिक्रिया बढ़ता है, अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देता है। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है 53वें में, कमेंट करके बताएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी। राइट आंसर डी। 54वां प्रश्न आता है, चार पोल डायनामो के प्रेरित ईएमएफ की गणना करें। 11 आरपीएम, लैप बाइंडिंग और कंडक्टरों की कुल संख्या 600 है और फ्लेक्स पोल 0.06 है। तो हम करते हैं सवाल। तो सूत्र रखेंगे अपना, इसको मैं साइड में लगा दूं थोड़ा सा, यहां साइड में करेंगे इस सवाल को। तो हमारा सूत्र क्या रहने वाला है भाई, E बराबर फाई जेड एन पी बट्टे 60 इंटू ए। तो फाई का मान कितना दे रखा है भाई हमारा 0.064। तो E बराबर 0.064 इंटू जेड का मान कंडक्टर कितनी है भाई अपने में 600। वेरी गुड 600। एन कितनी है आरपीएम 1000। पोल की संख्या कितनी है भैया, अब इसमें ध्यान देखना है भाई ये 4 पोल की संख्या है, कितनी है 4। अब इसमें क्या है भाई कि वो तो वेव बाइंडिंग में, लेप बाइंडिंग में क्या होती है, समांतर पथों की संख्या बराबर होती है। तो हम क्या करेंगे 60 इंटू 4। तो 4 से तो 4 कट गई हमारी, और 0 से 0 कट गई, ये कितने बढ़ गया 10 बार। 10 से गुणा करें कितना हो गया भाई 10,000। तो 0.064 इंटू 10,000 करते हैं, 1 2 1 0 बढ़ गई, तो आंसर कितना आ जाएगा 640। 3 के बाद 0। तो राइट आंसर हमारा कितना आ गया 640 आ रहा है क्या, हर राइट आंसर 640। सभी बच्चे देखें अपनी अपनी उसमें किताब में 640 आ रहा है क्या, किसी बच्चे ने जवाब निकाल रहे हो, ठीक है बेटा, तो निकालते रहना, मैंने निकाल दिया। तो कितना 640। नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हैं।
55वां क्वेश्चन, यदि मुख्य क्षेत्र का प्रभाव डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भाई जो ईएमएफ है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा और जनरेटर का जो डीसी प्रभाव विकृत हो जाए, फैल जाए? तो हमारा जो ऑप्शन है पहला, प्रेरित ईएमएफ बढ़ता है, दूसरा प्रेरित ईएमएफ पर घटता है, तीसरा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चौथा है ईएमएफ शून्य हो जाएगा। तो चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा होने वाला है, कमेंट करके जल्दी बताएं बेटा। कौन सा रहने वाला राइट आंसर, कमेंट करके बताएं बेटा जल्दी से। बच्चे कुछ बता रहे हैं सर डी बी, तो बेटा राइट आंसर होगा बी हमारा। क्यों होगा बी? क्योंकि जब बेटा जनरेटर का जो विकृत हो जाएगा उसका मुख्य क्षेत्र, तो ईएमएफ कहाँ संभाल पाएगा? वो तो क्या होगा, प्रभाव तो पड़ेगा उस पर। सीधी सी सिंपल सी भाषा है। तो क्या होगा भाई, घटेगा, प्रेरित ईएमएफ घटेगा, चुंबकीय मान घटेगा। ठीक है, लास्ट ऑप्शन बचा है इसका हमारा 56वां क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर के ब्रश में भारी स्पार्किंग का क्या कारण है? स्पार्किंग होती है तो क्या कारण है, सबसे ज्यादा क्या कारण हो सकता है इसके अंदर? तो पहला ऑप्शन है फील्ड बाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट, दूसरा ऑप्शन है आर्मेचर बाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट, तीसरा ऑप्शन है MNA और GNA की स्थिति बदल गई, और चौथा ऑप्शन है ब्रश के रूप में बहुत अधिक स्प्रिंग तनाव। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे बेटा ऑप्शन में क्या रहने वाला है। तो सभी बच्चे बता रहे हैं सर सी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, जनरेटर और मोटर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे जो प्रश्न रहे इस पीडीएफ में, जो जनरेटर था, डीसी जनरेटर, जितने भी संबंधित क्वेश्चन थे, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन होने वाले थे, तो हमने इस वीडियो में कवर किए। नेक्स्ट हम अगले लेसन के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जो हमारे बच्चे वीडियो में लास्ट तक बने हैं तो उनको तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आपके भविष्य के लिए हम कामना करते हैं, उज्जवल कामना करते हैं आप आगे तक जाएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। कोई भी तैयारी कर रहा है, कोई भी ITI कर रहा है या किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो ये प्रश्न कहीं ना कहीं कंपटीशन में आते ज़रूर हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।